हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीष्मा त्यागी पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए साइंस की क्लास, और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8th को। तो इससे पहले हम क्लास 6 को और क्लास 7th को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बिहार जीके के भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं, उनकी वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा बिहार शिक्षक भर्ती की प्लेलिस्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर्स को। तो फर्स्ट चैप्टर है इसमें क्लास 8th का, दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। तो इसमें हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें दाह्य। तो जो चीज़ या जो पदार्थ जलता है उसे क्या कहते हैं? दाह्य कहते हैं। और जो नहीं जलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अदाह्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि दाह्य होता है जलने वाला और अदाह्य होता है नहीं जलने वाला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप क्या होता है कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ क्या है? जलना शुरू कर देता है। तो उसे क्या कह देते हैं? पदार्थ का ज्वलन ताप कह देते हैं। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप क्या है? अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग पदार्थ अलग अलग टेम्परेचर पर जलते हैं। तो पदार्थों का ज्वलन ताप उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। और गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे क्या है कि पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ जाता है। और इसे क्या कहते हैं? हम दावानल कहते हैं। ठीक है, कि एक जगह आग लगी है और उससे पूरे जंगल में फिर आग लग जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। नेक्स्ट है कि किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर क्या करता है? निर्भर करता है। और पेट्रोल का ज्वलन ताप और केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या है? कम होता है। नेक्स्ट है कि सफ़ेद जो फॉस्फोरस होता है, ये जो पदार्थ है, इसका ज्वलन ताप क्या है? इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही क्या है? जल उठता है। इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते हैं और पानी के अंदर क्या है? उसे रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोमबत्ती के जलने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन क्या है? सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट है साधारणतः जलना एक क्या है? रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है। फर्स्ट है ज्वलनशील पदार्थ का होना, सेकंड है ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, और थर्ड है हवा की ज़रूरत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो माचिस होती है उसमें क्या यूज़ करते हैं? हम लाल फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब उसका आविष्कार हुआ था उसके बाद ही माचिस में ये सब चीज़ें यूज़ होने लगी हैं। और अपने घरों में माचिस की डिब्बे पर आप देखते हैं कि जिसमें तीलियों पर लगा रसायन क्या है? पोटेशियम क्लोरेट होता है, और डिब्बी पर लाल फॉस्फोरस और सल्फर लगा होता है। ठीक है, जिससे कि माचिस की तीलियाँ डिब्बी पर रगड़ने से क्या है? आसानी से जल उठती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें लाल फॉस्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस कॉल लुंडस्टोन ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है मोमबत्ती का इतिहास। तो माइकल फैराडे क्या है? महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोम क्या है? एक ईंधन है और ऊर्जा का एक क्या है? रूप है। और ये एक क्या है? हाइड्रोकार्बन भी है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से क्या है? मिलकर बनी होती है। तो यह क्या है? मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट है जब हम मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती के जलने से गर्मी पैदा होती है, जिससे तापमान क्या है? बढ़ने लगता है, और इससे ठोस मोम द्रव में क्या है? चेंज हो जाती है, और फिर द्रव मोम को वाष्प में बदल देता है, और अंत में क्या है? मोम की यह वाष्प क्या है? ऑक्सीजन से करती है क्रिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ईंधन को जलाने पर इतनी ऊष्मा क्यों निकलती है। तो क्यों निकलती है कि जब किसी ईंधन को जलाते हैं हम तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। ठीक है, और यह रासायनिक क्रिया है एक, जिसमें कि एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह नया पदार्थ काफ़ी स्थायी होता है, जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसका ऊष्मायमान बहुत ज़्यादा होता है, और अंत में क्या है? ये आग गर्म होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि अब आग बुझाने में संयंत्र यूज़ करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? अग्निशामक कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो होता है, और इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? उच्च दाब भरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या नेक्स्ट पॉइंट आता है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमने क्या सीखा इसमें कि दहन क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया है। खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हमें ईंधन की आवश्यकता होती है और दहन के लिए दाह्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसके ज्वलनताप तक पहुंचने की आवश्यकता है। ठीक है। नेक्स्ट है वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ की पूर्ण दहन होता है, ज्वाला का बाहरी क्षेत्र होता है। तो देखते हैं इसमें कि ऐसे पदार्थ जो लो पर गर्म करने पर जल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। और जो पदार्थ लो गर्म करने पर नहीं जलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। और वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट है चैप्टर सेकंड, इसका नाम है तड़ित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। तो इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों के कारणों को नहीं जानते थे और इसे क्या कहते हैं, प्रकृति प्रकोप समझकर क्या है, अंधविश्वास से भयभीत रहा करते थे। और रगड़ से क्या है, विद्युत पैदा होती है और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। और इस प्रवाह को ही क्या कहते हैं, विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है, जिस कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में क्या है, उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को क्या किया था, दर्शाया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है समान पदार्थ से रगड़े गए गुब्बारे ने एक दूसरे को क्या किया, प्रतिकर्षित किया। इन्होंने यहाँ पर ये क्रियाकलाप बता रखा है, इसके कुछ रिजल्ट हैं। ठीक है। और समान पदार्थ से रगड़े जाने के कारण समान आवेश पाकर एक रिफिल ने दूसरे को प्रतिकर्षित किया है, परंतु एक गुब्बारे और रिफिल ने आसान आवेश होने के कारण एक दूसरे को क्या किया है, आकर्षित किया है। और आवेश क्या है, दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है कोई वस्तु आवेशित है या अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए बनाई गई इस युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युतदर्शी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या नेक्स्ट पॉइंट आता है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भूसंपर्कन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या नेक्स्ट पॉइंट आता है कि तूफान के समय हवाएं तेज़ गति से ऊपर की ओर क्या है, जाती हैं और वर्षा की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। ठीक है। और जो संघनित जलवाष्प है बादल के रूप में रहता है और हवा से रगड़ के कारण आवेशों का क्या होता है, पृथक्करण हो जाता है। ठीक है। कि जो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं वो क्या है, धनावेश और ऋणावेश क्या है, अलग अलग हो जाते हैं। और बादल के निचले हिस्से में अत्यधिक मात्रा में आवेश जमा हो जाता है और धरती की ऊपर हवा आवेशित भी होती है। जब संचित आवेशों का परिणाम क्या है, अत्यधिक हो जाता है। धनावेश और ऋणावेश के बीच में क्या है, विद्युत प्रवाह होने के कारण क्या है, चमकीली धारियाँ दिखाई देती हैं। ठीक है। कि जिसे हम बिजली कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। उसके बाद क्या होता है, और तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है, इसे हम क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं। और आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी तक आ जाने की इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, विद्युत विसर्जन कहते हैं। ठीक है। और ये दिखाया भी गया है कि इसमें बिजली गिरने के कारण, जो हमने अभी एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें तड़ित से सुरक्षा। तो इसमें क्या करना चाहिए कि तड़ित झंझात व तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। किसी घर पर अथवा छत के नीचे अंदर किसी जगह की ही क्या है, सुरक्षित स्थान होता है। यदि आप किसी बस कार आदि में यात्रा कर रहे हैं तो उसकी खिड़कियां दरवाजे आदि क्या करने चाहिए, बंद करने चाहिए और उसके अंदर ही क्या है, सुरक्षित रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि खुले मैदान में नहीं रहिए और मकान की खुली छत, खेत, बड़े वृक्षों के नीचे नहीं रहना चाहिए। ठीक है। यदि आप बगीचे अथवा जंगल में हैं तो छोटे वृक्षों के नीचे शरण ले लेनी चाहिए। यदि खेतों में है और वहाँ कुछ वृक्ष हैं तो वृक्षों के नीचे रहने से बेहतर है खुले मैदान में लेट जाना अथवा सिकुड़ कर उकड़ू बैठना, इसमें अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। बिजली अथवा टेलीफोन के तारों या खंभों से दूरी बनाए रखना चाहिए। आप जानते हैं कि तड़ित क्या है, विद्युत विसर्जन है। ठीक है। किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरणों के प्रयोग से बचना चाहिए।
अधिक सुरक्षा हेतु टीवी, कंप्यूटर आदि के प्लग को निकाल देना क्या होता है, बेहतर होगा। और झंझा के समय नदी, तालाब आदि में स्नान करना खतरनाक हो सकता है। वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। नेक्स्ट है कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जिसकी भविष्यवाणी अभी तक कर पाना क्या है, संभव नहीं हो पाया है, और इसी परिघटना को हम कहते हैं भूकंप। ठीक है, तो इसका कोई पता नहीं चलता कि ये कब आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि 1934 में बिहार में आया विनाशकारी भूकंप, और 1990 में आया भूकंप, 2001 में आए गुजरात के भूकंप आदि। नवंबर 2011 में बिहार में आए भूकंप को तो आपने महसूस ही किया होगा। तो भूकंप कब कब आया है बिहार में, 1934 में आया है, 2011 में आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है कि भूकंप क्या होता है। तो भूकंप पृथ्वी का कंपन होता है अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भूकंप क्या है, अक्सर आते रहते हैं पर हमेशा उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। कभी कभी जीवन तथा संपत्ति की क्षति भी पहुंचती है। और उसके कारण क्या है कि भूकंप के संबंध में प्राचीन काल से कई लोक कथाएं प्रचलित हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसके कारण समझने हेतु पृथ्वी की संरचना क्या है, जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी की संरचना दिखाई गई है, भूप्रपटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या पॉइंट आता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर कंपन ज्वालामुखी के फटने अथवा उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिक के विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है भारत में आए भूकंप की सूची रिएक्टर पैमाने के माप से के साथ। रिएक्टर पैमाने पर अधिक माप ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। प्रारंभ में भूकंप मापने की विधि मालूम नहीं थी। विज्ञान एवं तकनीकी विकास के क्रम में रॉबर्ट मेलेट, जॉन मिल, थुइंग ग्रे के सहयोग से सतह पर भूकंप मापी क्या है, विकसित हो पाया है। नेक्स्ट है कि जो भारत में मिल्स भूकंप मापियाँ का उपयोग प्रारंभ हुआ और 1905 में शिमला, मुंबई और कोलकाता की वेधशालाओं में थुइंग भूकंप मापी लगाए गए। इसके बाद क्या है, अन्य भूकंप मापियों का भी यूज़ होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि हमने क्या सीखा कि वस्तुओं को आपस में रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, धनावेश और ऋणावेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित या अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है तड़ित जीवन तथा संपत्ति को नष्ट करते हैं। तड़ित चालक घरों को तड़ित के प्रभाव से बचा जा सकता है। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और भूकंप आने की भविष्यवाणी संभव नहीं हो सकी है। भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट चैप्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3, इसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा देश है कृषि प्रधान देश है, जिसमें कि रोटी कपड़ा मकान क्या है, हमारे जीवन की क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड है। हमारा राज्य जो बिहार है भी क्या है, कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नेक्स्ट है कि फसल क्या होती है। तो फसल क्या होती है कि जो बड़े भूभाग में उगाई जाने वाली सभी उपयोगी पौधे क्या हैं, फसल कहलाते हैं, जैसे कि गेहूं की फसल, धान की फसल और आलू की फसल आदि। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो वर्षा ऋतु है उसमें उपजाई जाने वाली जो है फसल वो क्या कहलाती हैं, खरीफ कहलाती हैं। और जो फसलें शीत ऋतु में होती हैं वो क्या कहलाती हैं, रबी की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें क्या हैं, जायद की फसलें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो
नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि फसल उत्पादन के लिए क्रियाकलाप। तो क्या क्रियाकलाप होते हैं? मिट्टी तैयार करना, बीजों का चयन, बुआई, सिंचाई, निकोनी, ठीक है, कटाई, उसाई और सफाई और भंडारण, ठीक है। यही सभी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में दी गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है बीज पानी की सतह पर क्या है? तैरने लगते हैं। और ये बीज क्या है? क्षतिग्रस्त और हल्के और खोखले बीज होते हैं, ठीक है, जो कि पानी की सतह पर तैरते हैं। इस तरह के बीजों से अंकुरण क्या है? नहीं हो सकता है। और अच्छे स्वस्थ बीजों का चयन आसानी से कर सकते हैं। जल में डूबे बीज ही क्या होते हैं? स्वस्थ और शुद्ध बीज कहलाते हैं। तो फसल के लिए कैसे बीजों का यूज़ किया जाता है? कि जो पानी में अच्छे से बीज डूब जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें बुआई। तो बुआई क्या होती है? कि मिट्टी में बीजों को डालना ही क्या कहलाती है? बुआई कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है खाद क्या है? कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है जिसमें कि पौधे तथा जानवरों के अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियों, पौधे, पत्तियों तथा अन्य जैव अवशेष से प्राप्त कार्बनिक खाद कहलाते हैं। इन अवशिष्ट पदार्थों को एक गड्ढे में जमा करके मिट्टी से ढक दिया जाता है तथा सूक्ष्मजीव बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार तैयार की हुई खाद क्या कहलाती है? कंपोस्ट खाद कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि खेतों में अनेक बार फसल उगाने से मिट्टी के पोषक तत्वों में कमी आ जाती है। मिट्टी में पोषकों की पुनः पूर्ति के लिए खेतों में खाद डाली जाती है और खाद के अलावा भी कुछ रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, पोटेशियम सल्फेट आदि। और ये क्या है? मिट्टी को विशिष्ट पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या पॉइंट आता है। नेक्स्ट है कि खाद और उर्वरक में यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है। तो उर्वरक क्या है? अकार्बनिक होते हैं, जबकि खाद क्या है? प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि गोबर और मानव के अपशिष्ट या पौधों के अवशेष विघटन से जो प्राप्त होता है। और उर्वरक का क्या है? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद क्या है? खेतों में बनाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि जो उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है और खाद से क्या है? मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि खाद में क्या है? पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है जैविक खाद के लाभ। तो जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से हो जाता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी क्या है? वृद्धि हो जाती है और इससे मिट्टी का गठन में भी सुधार हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सिंचाई या इरिगेशन कि पौधों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है, इसलिए फसल के उत्पादन के लिए क्या है? जल क्या है? ज़रूरी है। जो पौधों को पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वे पानी में घुल कर क्या है? जड़ों तक पौधों में चले जाते हैं, ठीक है। और पौधों में 90% तक जल होता है और अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई की मात्रा समय, जलवायु, फसल, मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करती है। जैसे कि बरसात में सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जाड़े में सप्ताह में एक बार और गर्मी में 2 या 3 बार दिनों के अंतर से सिंचाई की जाती है। इस प्रकार फसल विशेष पर भी सिंचाई की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि क्या? धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है, जबकि सरसों, चना, तीसी आदि में कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार मिट्टी के प्रकार पर भी सिंचाई की दर निर्भर करती है कि जैसे बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या है? सबसे कम होने के कारण इसमें सिंचाई की ज़रूरत होगी। इसके विपरीत जो चिकनी और काली मिट्टी की जल धारण क्षमता है वो अधिक होने के कारण क्या है? उसमें कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सिंचाई के स्रोत क्या होते हैं। कुआं, नदी, नहर, तालाब, झील आदि सिंचाई के क्या है? प्रमुख स्रोत कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम सिंचाई की विधियाँ। तो ये तरीके हैं मोट या घिरनी, चैन पंप, ढकेली, रहट या उत्तोलक तंत्र का यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट इनकी पिक्चर भी दिखाई गई है। और आधुनिक तरीकों में क्या आता है? छिड़काव तंत्र आता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है कि जैसे वर्षा हो रही हो। और छिड़काव क्या है? बलुई मिट्टी के लिए क्या है? अत्यंत उपयोगी होता है, ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट ये इसकी पिक्चर भी दिखाई गई है छिड़काव तंत्र की। ठीक है, ये क्या है, छिड़काव तंत्र की पिक्चर दिखाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ड्रिप तंत्र या ड्रिप सिस्टम। तो इस विधि में क्या है, जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ही क्या कहते हैं, ड्रिप तंत्र कहते हैं। और फलदार पौधों को पानी देने या सबसे अच्छा तरीका है, इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल बर्बाद नहीं होता। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए भी क्या है, एक वरदान है। ठीक है, तो ये क्या है, ड्रिप तंत्र इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें निराई। नेक्स्ट है इसमें निराई। तो निराई में क्या करते हैं कि कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं, तो मुख्य फसल के साथ जो कि भोजन और उसके स्थान और जल का बंटवारा करके क्या है, फसल को प्रभावित करते हैं। और अवांछनीय पौधों को ये क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। साथ ही खरपतवार जो हटाने की विधि है उसे क्या कहा जाता है, निराई कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें फसल की कटाई। तो हार्वेस्टिंग क्या होती है कि फसल के पकने के बाद उसे काटने की विधि को क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। छोटे स्तर पर हंसियों से कटाई की जाती है, जबकि बड़े स्तर पर क्या यूज़ करते हैं, मोवर, रीपर और हार्वेस्टर से की जाती है। और खरीफ की फसल जैसे धान, मक्का, बाजरा आदि की कटाई सितंबर अक्टूबर माह में की जाती है, जबकि रबी की फसल गेहूँ, चना और सरसों आदि की कटाई मार्च अप्रैल माह में की जाती है। ठीक है, और हार्वेस्टर द्वारा कटाई होने पर खेत में पौधों के निचले भाग शेष रह जाते हैं। हमें इनको जलाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है, और इसलिए इन्हें खेत में ही विघटित होने के लिए छोड़ देना चाहिए। और कटाई के बाद फसल को थ्रेशिंग विधि द्वारा दाना एवं भूसा अलग कर दिया जाता है। तो इस बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, थ्रेशिंग विधि वगैरह के बारे में। तो जो रबी की फसल होती है वो कौन कौन सी है, गेहूँ, चना, सरसों आदि। ठीक है, और इनकी कटाई कब की जाती है, मार्च अप्रैल में की जाती है। और जो खरीफ की फसल होती हैं, धान, मक्का, बाजरा और ज्वार आदि होती हैं, इनकी कटाई होती है सितंबर अक्टूबर माह में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारे देश में फसल कटाई के समय को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसे क्या कहते हैं, कटाई पर्व कहते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व होते हैं, जैसे कि पोंगल, वैशाखी, होली, दिवाली, बिहू आदि इससे जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें भंडारण की। जब फसल होती है एंड में उसका क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है उसको। तो फसल की कटाई के बाद प्राप्त अनाज का भंडारण क्या है, अत्यंत ज़रूरी है। इसे नमी वाले स्थान से दूर करके इस तरह से स्टोर किया जाता है। हमारे देश में अनाज का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र अथवा कोठियों में करते हैं। अनाज को चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए उन्नत भंडार गृहों तथा साइलो का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर नमी एवं तापमान को नियंत्रित किया जाता है। केंद्र राज्य सरकार खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य संस्थान FCI के माल गोदामों में करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि क्या सीखा हमने इस चैप्टर में। तो खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे क्या हैं, फसल कहलाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें खरीफ, शीत ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें होती है रबी की, और ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलें होती हैं जायद की। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोज़ के लिए।